जो पढ़ाए थे, लेकिन एक बार मैं रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि कल क्या क्या पढ़े थे ना। तो कल क्या क्या पढ़े थे? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े थे कि रिस्ट क्या होता है, ठीक है, पहला। दूसरा क्या पढ़े थे? मोशन क्या होता है। फिर तीसरा हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस क्या होता है। फिर उसके बाद से हमने चौथा पढ़ा था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट, देखना बोलते बोलते मैं स्पेलिंग गलती ना लिखूं। हाँ, फिर हमारे पास फिफ्थ क्या हो जाएगा? स्पीड पढ़ा था हमने। उसके बाद से हमने क्या पढ़ा था? वेलोसिटी पढ़ा था। और फाइनली एक्सेलरेशन पढ़ा था। यही पढ़ा था ना। ये 7 पॉइंट्स हमने कल पढ़ रखा था। क्यों वैभव? एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसमें क्या पढ़ा था? रेस्ट क्या होता है कि व्हेन ए बॉडी डज नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन और लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज नोन एज रेस्ट, ठीक ना, विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग एंड टाइम। जब अपने सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में जब कोई बॉडी अपने प्लेस को, अपने लोकेशन को चेंज नहीं करती है तो हम कहते हैं वो बॉडी किसमें है? रेस्ट में। फिर दूसरा हमने एग्जांपल क्या देखा था? अ टेबल लाइंग इन ए क्लासरूम या अ चेयर लाइंग इन ए क्लासरूम, ब्रिक्स ऑफ द वॉल्स, ठीक है ना, उस तरीके से। अगला क्या हो जाएगा? मोशन। मोशन क्या होता है? When a body changes its position or location with respect to surrounding and time, जब कोई भी बॉडी सराउंडिंग और टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन या लोकेशन को चेंज करेगी तो हम कहेंगे कि वो बॉडी मोशन में। फॉर एग्जांपल मूविंग फुटबॉल या रोलिंग फुटबॉल, समझ आ रही? ये रोलिंग फुटबॉल हो गया। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा? डिस्टेंस। व्हाट इज डिस्टेंस? द टोटल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। याद है ना? इसका किस यूनिट में इसको लिखते थे? मीटर में। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? द शॉर्टेस्ट पाथ या द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। इसका भी यूनिट हो जाएगा मीटर। ये क्या है? स्पीड। द रेट ऑफ चेंज ऑफ the rate of change of distance is known as speed. The rate of change of distance is known as speed, and the rate of change of displacement is known as velocity. ठीक है ना? The rate of change of displacement with respect to time is known as velocity, and the rate of change of distance with respect to time is known as speed. समझ आ रहा है? जब डिस्टेंस बदलेगा तो स्पीड होगा टाइम के रेस्पेक्ट में, और जब डिस्प्लेसमेंट बदलेगा टाइम के रेस्पेक्ट में तो क्या हो जाएगा? तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? किसमें नापेंगे? मीटर पर। और इसका यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर से। उसके बाद एक्सेलरेशन क्या पड़ा था? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, या बोल सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन, ठीक है ना? ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। तो ये इतना पढ़ लिए थे। अब आज जो हमें पढ़ना है ना, वो ये पढ़ना है कि जो स्पीड है, जो वेलोसिटी है, जो एक्सेलरेशन है, इसके साथ हमें कुछ टर्म ऐड करने हैं और फिर उसको पढ़ना है। क्या क्या टर्म ऐड करना है? पहला जो टर्म ऐड करना है, फिर में यहाँ दिखाई देगा ना? नहीं, हम तो तब से बोल रहे थे। कोई बात नहीं, तुम बोल, उसमें तेज बोल सकते हो, भैया वहां नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये। हाँ, वो आधा ये आधा आ रहा है इतना, और इधर का यहाँ दिखाई देगा, लिखूंगा तो। चल, पहली चीज अब इसमें क्या करना है, जो हमें ऐड करना है वो ये है कि वेरिएबल या यूनिफॉर्म पहले लिख देते हैं, तब आसान हो जाएगा। पहले यूनिफॉर्म के साथ स्पीड लगा देंगे, यूनिफॉर्म के साथ वेलोसिटी लगा देंगे, यूनिफॉर्म के साथ एक्सेलरेशन लगा देंगे। वो तीनों पढ़ना है। फिर उसके बाद से दूसरा नॉन यूनिफॉर्म बोल दो बच्चा, या इसी चीज को वेरिएबल बोल दो। नॉन यूनिफॉर्म या इसी चीज को वेरिएबल बोल सकते हैं। बात समझ आ रहा है ना? वेरिएबल क्या लगाना है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या क्या बोल सकते हैं? वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल। समझ आ रहा है क्या पढ़ना है? अच्छा, नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट हमें पढ़ना है वो क्या हो जाएगा हमारे लिए? एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ जो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा वो है इंस्टेंटेनियस। यही कंफ्यूजन होता है बहुत लोगों को, लेकिन तुम लोगों को नहीं होगा, कोशिश करो, ठीक है ना? इंस्टेंटेनियस स्पेलिंग गलती हो सकता है, कोई बात नहीं है ना, सुधार लेंगे अपन। बस ये याद रखिए कि हमें क्या पढ़ना है ना? इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? क्या पढ़ना समझ आ गया? चलो अभी स्टार्ट करते हैं पढ़ना। इसको मैं हटा दूं ना, बाकी उसके साथ लगाते जाएंगे, उसका डेफिनेशन लिखते जाएंगे, याद करते जाएंगे, ठीक है? तो मैं इसको हटा देता हूं, ठीक है? 1 बाय 1 करके सबके साथ लिखते जाएंगे। तो
तो पहला जो हमें पढ़ना है वो है यूनिफॉर्म। यहाँ ठीक है जी, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या हो जाएगा बच्चा? तो देखो यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल, बराबर, बराबर मात्रा में। जब कोई बॉडी बराबर दूरी बराबर समय में कवर करे, ठीक है, जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 किलोमीटर है, 5 मिनट, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और मान लो ये 1 घंटे में कवर किया। कितने घंटे में? 1 घंटे में कवर किया। फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी मान लो 1 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी, और ये भी मान लो 1 घंटे में कवर, फिर 1 किलोमीटर की दूरी फिर 1 घंटे में कवर करता है, फिर 1 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे में कवर करता है। तो हो क्या रहा है? द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है। जब कोई भी बॉडी बराबर दूरी, देखो दूरी सब बराबर है सब में, चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे यहाँ से यहाँ जाओ, चाहे यहाँ से, दूरी बराबर है। टाइम देखो 1 घंटा, 1 घंटा, 1 घंटा, डिस्टेंस भी बराबर, टाइम भी। तो कहेंगे कि when a body covers equal distance in equal interval of time, then the speed of the body is said to be uniform। सुना है? क्योंकि हम स्पीड पढ़ रहे हैं इसलिए क्या बोलेंगे? इसको डिस्टेंस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्योंकि हम जानते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज नोन एज स्पीड, ठीक है ना? द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज स्पीड, इसीलिए डिस्टेंस बोलेंगे। तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि when a body covers equal distance in equal interval of time, equal interval of, नहीं समझ में आया? आ गया समझ में? समझ आया ना? हाँ, अब बोलना भी सुनो, ठीक है? चलो, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या होता है? व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? पता लगा लोगे ना कि कौन बॉडी यूनिफॉर्म है, कौन यूनिफॉर्म नहीं। अगर कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस नहीं कवर करेगी इक्वल टाइम में तो यूनिफॉर्म। अब डिस्टेंस को तुम अनइक्वल कर दो या टाइम को अनइक्वल कर दो या दोनों को अनइक्वल कर दो, बात समझ आ रहा है? अब इसी तरीके से अगला जो पॉइंट हमारे पास था वो क्या था? वेरिएबल था ना? वेरिएबल लिख सकते थे या क्या लिख सकते थे? नॉन यूनिफॉर्म। हटा दे इसको ना, थोड़ा समझ। अभी यूनिफॉर्म के केस में क्या हो रहा था? द बॉडी इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म के केस में हो रहा था कि वो बॉडी क्या कर रही थी? बराबर दूरी बराबर समय में कवर कर रही थी। इसी वजह से हम कह रहे थे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही थी। लेकिन जब वो बॉडी बराबर दूरी बराबर समय में कवर नहीं करेगी तो वो स्पीड या उसका स्पीड क्या कहलाएगा? वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। सुना रहे? बोलो अच्छा, ठीक है ना? बोलिए, सुना रहे? बोलो। तो ये होना चाहिए कि वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब बॉडी अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर कर ले या अनइक्वल टाइम में, ठीक है ना? इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना? तो क्या लिखेंगे? बस दोनों बराबर नहीं होने चाहिए, डिस्टेंस और टाइम बराबर। ये नहीं कि जितना डिस्टेंस कवर किया उतना ही टाइम लगे, हर बार टाइम सेम लगे, वो नहीं होना चाहिए, है ना? यूनिफॉर्म से डिफरेंट होना चाहिए। और कहेंगे कि व्हेन a body covers unequal distance in equal interval of time, equal interval और equal distance in unequal interval of time। कुछ भी अनइक्वल हो सकता है, कोई एक या दोनों भी अनइक्वल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? तो याद रखना डिफिनेशन बस इतना ही लिख देना, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ बस में क्या कर रहा हूँ ना, दोनों बदल जाएगा। जैसे मान लो एग्जांपल के तौर पे ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर है, इसने मान लो यहाँ से 3 घंटे में कवर किया, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी कुछ और हो गया, ठीक है, मान लो 1 किलोमीटर हो गया, फिर इसने दूरी इसको मान लो इसने 1 घंटे में कवर किया 1 आवर में, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 किलोमीटर हो गया, फिर इसने इसको 2 आवर में कवर किया। देखो डिस्टेंस अलग टाइम अलग,
2 किलोमीटर 3 घंटे में है, 1 किलोमीटर 1 घंटे में, और 5 किलोमीटर 2 घंटे, तो सब अलग अलग है, ठीक है ना। ये एग्जांपल में लिख सकते हो, ठीक है ना। सुना है, बता इसको, देख लो, नॉन यूनिफॉर्म या अनवेरिएबल स्पीड, बता दिया जाए इसको, देख लो फटाफट। कवर covers equal distance in equal area. हो गया, लिखो आगे, लिख कर unequal distance, unequal distance in equal interval of time or equal distance in unequal interval of time, कोई है। इसके 3 केसेस बनते हैं। पहला केस क्या बनेगा कि अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, पहला। दूसरा केस क्या बन सकता है, इक्वल डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस कोई भी एक चेंज होगा ना, सब चेंज होगा। अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम ऑफ टाइम। और तीसरा क्या हो सकता है, हाँ, अनइक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ इनमें कोई एक बात लिखा रहेगा ना तो वो सही होगा, ठीक है ना। कोई भी एक भी पॉइंट अगर लिखा रहता है इसके डिफिनेशन में तो बात सही होगा, ठीक है ना। अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी हो सकता है, इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में भी हो सकता है। ठीक, इसको भी कंडीशन, ये कंडीशन इसमें किसी में भी एक रहेगा कुछ। चलो, ये तो हो गया इसका केस, ठीक है ना। अब हमारे पास क्या आ जाता है, एवरेज। एवरेज स्पीड। बच्चे बताओ, एवरेज या मीन दोनों की बात है, एवरेज बोलो या मीन बोलो, ठीक है ना, मीन। अच्छा, मीन कैसे निकाला जाता है, एक पढ़े हो तुम लोग छोटे क्लास में कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नहीं पढ़े हो, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ना, मीन मीडियन मोड पढ़े हो गया। तो उसी तरीके से एवरेज स्पीड की बात करूं तो कितना स्पीड चेंजेस आए हैं। जैसे मान लो कि मैं कहूं, तो एक एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं स्पीड वाला, ये एवरेज के लिए, कि यहाँ से एक बॉडी चली, यहाँ चली, फिर यहाँ चली, फिर यहाँ चली, फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लो 1 किलोमीटर था, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 किलोमीटर था, मान लो मैं बराबर बनाऊं लेकिन दोनों 3 किलोमीटर से, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी 2 किलोमीटर था, या मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 किलोमीटर पर आवर से चली थी, यहाँ 3 किलोमीटर पर आवर से चली, फिर यहाँ 2 किलोमीटर पर आवर से चली, यहाँ 5 किलोमीटर पर आवर से चली। ये स्पीड बता रहा है कि ए से बी गई तो इतना स्पीड से, सी गई तो इतना स्पीड से, डी गई तो इतना स्पीड से, और ई गई तो इतना स्पीड से। यानी ए से बी 1 किलोमीटर पर आवर से चली, ये उसका स्पीड है, फिर बी से सी इतना किलोमीटर पर आवर से चली, सी से डी इतना किलोमीटर पर आवर चली, और डी से ई इतना किलोमीटर पर आवर चली। अब आपसे पूछा जाएगा कि बताओ एवरेज स्पीड क्या है। तो एवरेज स्पीड का मतलब होगा कि द सम ऑफ द स्पीड अपॉन द नंबर ऑफ स्पीड। कितना स्पीड है, एक स्पीड यहाँ है, दूसरा स्पीड यहाँ है, तीसरा स्पीड यहाँ है, चौथा स्पीड
इतने ए से ई जाने में 4 बार स्पीड अपनी बदली है ना, तो इसका एवरेज स्पीड क्या होगा? तो इसका एवरेज इस तरह निकल के आ जाएगा कि 1 किलोमीटर पर आवर प्लस 3 किलोमीटर पर आवर प्लस 2 किलोमीटर पर आवर प्लस 5 किलोमीटर। नहीं समझ रहे हो? सबको जोड़ लिया और फिर नंबर ऑफ स्पीड, कितने स्पीड है बचा? 1 2 3 4, 4 से ऐसे निकल रहा है। 1 प्लस 3 4, 4 2 6, 6 5 11, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? 11 किलोमीटर पर आवर बाई 4। इसको डिवाइड कर लेंगे तो पॉइंट का आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 गुना के 8, बचेगा 3 और 0, 7 चौक 28, 4 25 हो जाएगा ना? 2.75 किलोमीटर। गलती तो नहीं किया ना? देख लेना जरा। 7 गुना के 8, बचेगा 3 और 0, 7 चौक 28, हाँ ठीक है। तो 2.75 किलोमीटर पर आवर से उसकी एवरेज है। एवरेज बोले तो मतलब क्या होगा कि अगर पूरे रास्ते भर जो ये इतनी अपनी स्पीड से चली है, अगर वो एक समान स्पीड से चलने की कोशिश करती है तो उसका स्पीड कितना रखना पड़ेगा? बच रहा है। जैसे मान लो यहाँ से यहाँ गई 1 किलोमीटर पर आवर चली, फिर यहाँ से यहाँ गई तो 3 किलोमीटर पर आवर से, फिर उसकी स्पीड स्लो हो गई, फिर उसकी स्पीड फास्ट हो गई। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो अपनी स्पीड चेंज नहीं करती, एक फिक्स्ड स्पीड से चलने की कोशिश करती है, तो उसका फिक्स्ड स्पीड क्या रखना पड़ेगा कि यहाँ से यहाँ उतना ही टाइम में पहुंच जाए, तो ये रहेगा। सो एवरेज का मतलब क्या होता है? एवरेज का मतलब होता है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड जिससे कि ये मूव करे तो यहाँ से यहाँ पहुंच जाए उतना ही टाइम, वही एवरेज स्पीड होता है। बात समझ रहा है? कहीं तेज चले, कहीं धीरे चले, कहीं तेज चले। अब हमसे ये पूछा जाए कि भाई आप कितने स्पीड से चलोगे ताकि यहाँ से वहां तक की दूरी उतना ही टाइम में कवर कर दो? तो क्या रहेगा स्पीड हमारा? 2.75 किलोमीटर से मान लो एक बॉडी ये चलती यहाँ से और एक बॉडी यहाँ से क्या चलती? 2.75 किलोमीटर पर आवर से चलती, तो दोनों एक ही टाइम पर अपनी पहुंच जाती या अपनी स्पीड चेंज करती। समझ आ रहा है एवरेज का मतलब क्या है ना? तो ये इसी चीज को अगर डिफाइन करना हो तो कैसे लिखेंगे? जरा मैं दिखाता हूँ। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? द सम ऑफ एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस द टोटल डिस्टेंस traveled by a body in total interval of time, ठीक है ना? in total interval of ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला लिखना हो तो क्या लिखेंगे कि एवरेज स्पीड is equal to total distance by total time. Total distance by total time. अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एवरेज स्पीड का एसआई यूनिट क्या होगा, तो जो स्पीड का एसआई यूनिट होगा वही एवरेज स्पीड का भी एसआई यूनिट होगा, मीटर पर सेकेंड। वही हमारे लिए यूनिफॉर्म स्पीड का भी वही यूनिट होगा, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का भी वही होगा, ठीक है ना? याद रखना, कभी भी यूनिट बदलेगी नहीं यहाँ पर, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट ना, पहले क्या पढ़े? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल, और तीसरा एवरेज, और फोर्थ पॉइंट हमें क्या पढ़ना है? इंस्टेंटेनियस। क्या पढ़ना है? इसको समझना थोड़ा अच्छे से। इंस्टेंटेनियस, देखना कितना आसान है। इंस्टेंटेनियस स्पीड, जैसे मान लो स्पीडोमीटर गाड़ी में देखा, गाड़ियों में ऐसे बना होता है, यहाँ उसकी स्पीड लिखी होती है, यहाँ से स्पीड दिया हुआ था और यहाँ 10 जीरो पहले दिया होता है, फिर 10 दिया होता है, फिर 20, फिर 30, फिर 40 ऐसे करके दिया होता है। बात समझ आया ना?
इस तरह दिया होता है हाँ? तो ये उसकी स्पीडोमीटर, जितनी गाड़ी की स्पीड होगी उतना ज़्यादा रोटेट करेगा, घूमता जाएगा उतना एंगल, ठीक है। तो अगर मान लो कि किसी पार्टिकुलर टाइम पर, मान लो तुम्हारे घड़ी में बज रहा है 10:30 मिनट 31 सेकेंड हो रहा है, 31 सेकेंड को सिंगल लाइन से इस पार्टिकुलर टाइम पर, ये टाइम क्या है, पूरे समय काल का ये सबसे छोटा टाइम है, मतलब एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम है। इंस्टेंट मतलब कि जैसे टाइम चल रही है और एक पार्टिकुलर टाइम पर रोक के फिर देख लिया, फिर टाइम को आगे जाने दिया, बस में है। तो एक पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर जो किसी गाड़ी की स्पीड होती है या किसी भी व्हीकल की जो स्पीड होगी, उस स्पीड को हम लोग क्या बोलेंगे, the speed of a body at a particular interval of time, किसी पार्टिकुलर टाइम पर, बस में है। जैसे कि कहा जाता है ना, जैसे मान लो थप्पड़ मारा किसी को, तो जिस समय पर जिस समय पर मेरा हाथ उसी गाल को टच कर जाए, उतने ही समय पर, जिस टाइम पे टच करेगा बस उतने ही टाइम के लिए जो स्पीड होगी गाड़ी की, वो क्या कहलाएगा हमारे पास, इंस्टेंट, तुरंत। जिसमें पूछ जाएगा, मान लो 10:30 मिनट 31 सेकंड पे पूछ जाए गाड़ी की स्पीड क्या, हमने कह दिया कि 30 किलोमीटर पर आवर है, क्या है 30 किलोमीटर, तो 30 किलोमीटर पर आवर उस टाइम के लिए क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड। सुना ना क्या होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब कि टाइम के पार्टिकुलर इंटरवल पर गाड़ी की क्या स्पीड है, वही उसका इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगा, ठीक है। मैं चल रहा हूँ, ठीक है, और किसी टाइम पर किसी ने पूछ दिया कि भाई इतने बजे इतने मिनट पर, या मैं जहाँ तुरंत तुम्हारी स्पीड क्या है, मैंने बता दिया, तुरंत उसी टाइम पे बता दिया, तो इस कंडीशन में मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगी। समझ आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, अभी थोड़ा कंफ्यूजन दूर करो, क्या नहीं समझ आ रहा बोलो, पक्का पूछूंगा तो बताना पड़ेगा। चलो, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब याद रखना कि द स्पीड ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, जो टाइम दिया गया है उसके पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, उस सेकंड में पर तुम्हारा स्पीड क्या होगा, वही तुम्हारा इंस्टेंटेनियस स्पीड हो जाएगा। क्या बोलेंगे, द स्पीड ऑफ अ बॉडी एट पार्टिकुलर या एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एट अ गिवन instant of time. The speed of a body at a given instant of time is known as instantaneous speed. इंस्टेंटेनियस थप्पड़ आ जाए, हो जाए ना, हो गया जिस टाइम पे लड़े हो ना, उस टाइम पर हमारी सर की जो स्पीड थी ना, वो इंस्टेंटेनियस हो जाए। ऐसे ही लड़ा करो एग्जांपल, ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस हो गया, कोई दिक्कत है नहीं ना, कि पार्टिकुलर इंस्टेंट पर, इंस्टेंट तो समझ है ना, हाँ क्या बोला था उसको, झलक बोला जाता है ना, झलक बोला जाता, नहीं बोला, एक पार्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होगी, बस इतना समझ लो, एक पार्टिकुलर टाइम पर जो स्पीड होगी वो इसकी इंस्टेंटेनियस अलग अलग टाइम का। जैसे मान लो गाड़ी चल रही थी और हमने अचानक गाड़ी की स्पीड देखा, कोई 40 किलोमीटर पर आवर चल रही थी, तो अचानक जो देखा, छोटे समय के लिए आंख झपकते हैं, होते हैं आंख झपकते जो एक टाइम होती है, उतने देर के लिए जो स्पीड होगी वही हमारी इंस्टेंटेनियस। तो ये तो स्पीड के लिए खत्म हो गया। अब हम फिर स्टार्ट करेंगे पहले से, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके लिए पढ़ेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जैसे डिस्टेंस, जैसे स्पीड की रहता है उससे इसके लिए डिफाइन करो जरा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड में क्या था कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ, क्योंकि स्पीड क्या था, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस था, इसीलिए हमने बोला था इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वेलोसिटी किस चीज का चेंज होता है, डिस्प्लेसमेंट का। तो इसका मतलब कि व्हेन ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस काम खत्म। नहीं समझी, समझ गए क्या समझी हो, कि व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस
equal displacement in equal interval of time. In equal interval of time. When a body covers equal displacement in equal interval of time, then the velocity of the body is known as uniform velocity. और इस चीज का इसका फॉर्मूला लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे uniform velocity is equal to total displacement by total time. ठीक है, total time. सही है ना? अब वेरिएबल या नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो व्हेन ए बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वो तीनों कंडीशन लगा दो, ठीक है ना? तो मैं ऐसे लिख देता हूं, व्हेन अ बॉडी कवर्स पहला equal displacement in unequal interval of time, दूसरा unequal displacement in equal interval of time, या तीसरा क्या हो जाएगा? unequal displacement in unequal interval of, जैसा कोई भी एक पॉइंट लगा के बोल दोगे ना तो सही हो जाएगा, ठीक है ना? कोई भी एक पॉइंट लगा के बोल दोगे तो सही हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी कहा जाएगा बताओ? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज डिस्टेंस, एवरेज स्पीड में क्या लिखे थे? तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम लिखे थे। इसमें क्या लिखे उन्होंने? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, एवरेज ना। इसमें क्या लिखे हैं? इसमें क्या लिखे हैं? हाँ, इसके लिए हम यहाँ लिखेंगे कि व्हेन ए बॉडी कवर्स द टोटल डिस्प्लेसमेंट इनटू टोटल टाइम, द टोटल displacement covered by a body to the total time in total interval
एवरेज और यूनिफॉर्म एवरेज और यूनिफॉर्म। हाँ यूनिफॉर्म में उसमें क्या लिखे थे? टोटल डिस्टेंस और कंप्लीट टाइम दोनों यूनिफॉर्म नहीं इक्वल इक्वल डिस्टेंस। हाँ बात सही कर लेना, अगर लिखा हुआ था ना एवरेज यूनिफॉर्म में क्या आ जाएगा? इक्वल हाँ। डिस्टेंस में डिवाइड ठीक है ना? हाँ तो उसमें लिखेंगे, हाँ इक्वल लिख दोगे तो सही हो जाएगा, ठीक है ना? तो इसका क्या हो जाएगा? हाँ टोटल एवरेज लास्ट टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। तो एवरेज अगर वेलोसिटी का मैं एसआई यूनिट पूछूं तो क्या बताया जाएगा? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एवरेज वेलोसिटी? सेम होगा, मीटर पर सेकंड होगा, ठीक है ना? बदलेगा। और जो फोर्थ पॉइंट हमें पढ़ना है वो क्या होगा? हाँ इंस्टेंटेनियस इसको कैसे डिफाइन करोगे तुम लोग? हाँ द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ, बॉडी की वो वेलोसिटी जिस टाइम पे पूछा गया है, ठीक है ना? द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट a given instant of given instant of given instant of time, ठीक है? अब इसमें तो हो गया। अब फिर क्या करेंगे? फिर स्टार्ट करेंगे किससे? एक्सेलरेशन के लिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, फिर वेरिएबल से बढ़ते जाएंगे। फिर इसको लिख लो, फटाफट बता दें, लिख लो, चीजें समझते भी रहना। बहुत अच्छी बात है। हाँ इसमें ठीक है क्योंकि लाइट फाइल इस पर नहीं आएगा, अच्छा ही आएगा। वो तो रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, बाद में जब ब्राइटनेस चेंज करूँगा तो उसके हिसाब से आ जाएगा। बता दो इसको। फिर क्या हो जाएगा? पहले से यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन RTI, ठीक है? तो क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म में वेलोसिटी होता है ना चेंज, जब वेलोसिटी चेंज होता है तो कहेंगे कि मेरी बॉडी मूव्स विद इक्वल वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ, जब कोई बॉडी इक्वल वेलोसिटी से इक्वल टाइम के लिए मूव करेगी तो कहेंगे कि वो बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। जैसे कि मान लो यहाँ से यहाँ तक क्या टाइम एरिया यहाँ कह सकते हैं 3 मीटर पर सेकेंड से मूव किया 1 सेकेंड के लिए, फिर 3 सेकेंड 3 मीटर पर सेकेंड के लिए मूव किया 1 सेकेंड के लिए। इस तरीके से मतलब इक्वल वेलोसिटी से मूव करता जाएगा, इक्वल वेलोसिटी से, तो हम कहेंगे कि वहां पर क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना? देख लो इसको, अगर एक्सेलरेशन निकालना होगा तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम। तो यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी निकाल लेते हैं, यहाँ पे जैसे 6 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ये 2 बना लेते हैं, फिर क्या हो जाएगा? 9 मीटर पर सेकेंड इन 3 सेकेंड, बस हो जाएगा। तो निकालो तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी बाय टाइम कर लो ना, वेलोसिटी बाय टाइम, वेलोसिटी बाय टाइम कितना आ जाएगा बच्चा? 3 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा स्क्वायर,
फिर यहाँ निकालोगे 6/2, यहाँ कितना आ जाएगा, फिर 3 मीटर पर सेकेंड, यहाँ भी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट, ठीक है ना, यूनिफॉर्म यहाँ कांस्टेंट, ठीक है। चलो हम इसे लिख लेते हैं कि गिवन ए बॉडी, याद रहे प्लीज सी द बॉडी पूरा प्रोसेस के एग्जीक्यूशन देख रहे हैं, क्या लिख सकते हो, when there is equal change in velocity in equal interval of time, when there is equal change in velocity, equal change in velocity in equal interval of time, जो चेंज इन वेलोसिटी है, अगर वो क्या हो एक पार्टिकुलर टाइम के लिए या हर एक पार्टिकुलर टाइम के लिए इक्वली चेंज होने लगे, हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। when there is equal change in velocity in equal interval of time, then the acceleration of the body is known as uniform acceleration. The acceleration of body, acceleration of the body is said to be uniform acceleration. Uniform acceleration. इसका अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बच्चा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का क्या लिखेंगे, एक्सीलरेशन का इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी, इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ change in velocity upon equal change in time, equal change in समझ आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट क्या पढ़ा जाएगा भाई, पहला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेशन। उसमें क्या लगेगा तो बड़े उससे पहले ही सवाल है, इसमें क्या लिखेंगे, when there is unequal change in velocity in equal interval of time, then the acceleration of the body is said to be, बस यहाँ अनइक्वल लगा लो या यहाँ अनइक्वल लगा लो, कहीं भी यहाँ अनइक्वल लगा लो या यहाँ लगा लो, आंसर क्या लिखेंगे, when there is unequal
there is unequal changing velocity in equal interval of time. Equal interval of time, then acceleration of the body is known as variable acceleration. इसका पॉइंट क्या हो जाएगा बताओ तो? एवरेज ना, चलो एवरेज कर लेते हैं अभी इंस्टेंटेनियस के लिए। एवरेज वेलोसिटी सही है, क्या हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी? क्या होगा? सॉरी एवरेज एक्सीलरेशन, हाँ एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, या बोल सकते हैं द रेशियो ऑफ टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है? द टोटल चेंज इन वेलोसिटी, द total change in velocity is in the total interval. The total change in velocity in the total interval. समझ आ रहा है? एवरेज एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? द टोटल चेंज इन वेलोसिटी इन द टोटल इंटरवल ऑफ टाइम इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, इज नोन एज एवरेज वेलोसिटी, एवरेज एक्सीलरेशन। सुना अच्छा जी, हटा दिए थे ना, अब क्या बचा होगा इसमें? लास्ट हाँ इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, इंस्टेंटेनियस और स्पेलिंग में अगर कहीं मिस्टेक होगा तो उसको बाद में सही कर देंगे, है ना? दियो इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन में क्या लिखेंगे कि द एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी एट ए पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ, ठीक है ना? द एक्सीलरेशन ऑफ अ बॉडी at a particular instant of time is known as instantaneous acceleration. ठीक है, ये कितने हो गए? 8 हो गए, 12 हो गए, 12 हो गए ना? 4 4 सब में है, ये 12 चीजें तुम लोग को अच्छे से याद है, ठीक है? ये मतलब 11 12 तक जाओगे तो मैं ये सारी चीजें पूछी जाएंगी, बात समझ आ रहा है?
तो कभी भी, क्योंकि ये देखो यहाँ पर जब इलेवंथ को पढ़ाया जाता है ना, तभी लोग से चीज़ें पूछी जाती है तो लोग याद हो जाता है। तो जो कितना 9 चीज़ें 11 तक याद नहीं रखनी चाहिए। सुना ना बाबा, तुम याद रखना। तुम हमको क्लास 11 में मिल गए, तो तुम शांति बोलो कोई दिक्कत। अब तुम्हारे बुक में कुछ कुछ पॉइंट जो छूटे हुए हैं उसको मैं देख करके फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। टाइम ज़्यादा तो होगा नहीं हम लोग के पास, टाइम है। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पर अपने इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद, ठीक है। तुम लोग को सबका फॉर्मूला याद है ना, स्पीड का, डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी का, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, एक्सीलरेशन का, चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम, ये याद रखना। इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आगे कराऊंगा जब क्वेश्चन दूंगा तब उसमें बता दूंगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। क्या है, मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, या कह सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन। अभी मोशन से रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ रहे थे ना, जितने सारे टर्म्स पढ़े सब मोशन से रिलेटेड टर्म्स थे। अब पढ़ने जा रहे हैं कि रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है, ठीक है। तो रेक्टिलिनियर का मतलब क्या होता है, क्या होता है, स्ट्रेट पाथ। क्या होता है, स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट लाइन, इसी को बोल सकते हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। क्या बोल सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब क्या हुआ, स्ट्रेट लाइन। जब कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन पर मोशन करेगी तो वैसे मोशन को क्या कहा जाता है, रेक्टिलिनियर मोशन या स्ट्रेट लाइन। सुना रहे, इतना आसान है। क्या लिख सकते हैं कि व्हेन ए बॉडी मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी रेक्टिलिनियर। सुना रहे, body moves in straight line path या the motion of a body on a straight line path, ठीक है ना, ये भी लिख सकते हैं। then the motion of body, the motion of the body is known as रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। बड़ा हो गया। तो अगर इसी तरीके से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन, व्हाट इज यूनिफॉर्म। अभी जो यूनिफॉर्म स्पीड पढ़े है ना, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी, वही हमारे लिए क्या होता है, यूनिफॉर्म मोशन। When a body covers equal distance in equal interval of time, then the motion of the body is said to be। सुना है, जो स्पीड यूनिफॉर्म स्पीड का फॉर्मूला होता है वही हमारे लिए यूनिफॉर्म मोशन का हो जाएगा, या यूनिफॉर्म मोशन का डेफिनेशन है, ठीक है। अगर एवरेज स्पीड तो तुम लोग को पता ही है, ठीक है। स्पीड विथ डायरेक्शन तो तुम्हें पता है। अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया जाए फिल इन द ब्लैंक्स में कि speed with direction is known as dash, is known as
तरलता अगर बात ध्यान सुने होगे तुम लोगों को पता इज नोन एज वेलोसिटी। वेरी गुड वर्ड, इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है ना। जब कोई भी स्पीड में डायरेक्शन आ जाएगा तो उस कंडीशन में उस स्पीड का नाम बदल के क्या रख दिया जाएगा, वेलोसिटी। ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ये इसके बाद से और क्या बचा है, कहीं और छूटा है क्या? स्पीड विद डायरेक्शन तो समझ में आ गया। उसके बाद से रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी तुम्हें पता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सीलरेशन, ये तुम लोग पता है। उसके बाद से हाँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है ना। अब ग्राफ्स के बारे में जो पढ़ना है वो कर सकते, ठीक है ना। बस लास्ट एक और टॉपिक रह गया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, है ना। इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये सब हमें पढ़ना है, ठीक है। बस उसके बाद से हाँ, तो एक टॉपिक और रह जाएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। दो टॉपिक और हमारे पास बचा हुआ, पहला और ग्राफ, ये ग्राफ बचा हुआ है पहला। दूसरा हमारे पास बचा हुआ है इक्वेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। बता देता हूँ, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, समझा देता हूँ क्या होता है, तुम लोग समझो। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये दो टॉपिक्स हमारे बचे हुए, ठीक है ना। ठीक है, कल ये दोनों हम लोग खत्म करेंगे। ठीक, अभी बताता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और देखो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म मोशन क्या था, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कवर करेगी सर्कुलर पाथ पर, जब कोई बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर करेगी किस पाथ पर, तो उस कंडीशन में उसको यूनिफॉर्म सर्कुलर uniform motion, the uniform motion of a body on a circular path is known as uniform circular। बस में आ रहा है। अच्छा एक और चीज, मान लो बच्चा तुम लोग यहाँ पर खड़े हो पॉइंट ए, पॉइंट ए पर खड़े हो, कोई दिक्कत, थोड़ा सा क्वेश्चन को हार्ड बनाते हैं, जैसे जेई मेंस एडवांस या थोड़ा सा और जो पूछा जाता है एक प्रकार से जो नौकरी वाले एग्जाम आते हैं ना, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मान लो तुम ए पॉइंट पर खड़े हो और घूम करके ए पॉइंट पर आ गए, तो बताओ कि टोटल डिस्टेंस कितना होगा। वैभव ए पर खड़े थे, फिर घूम करके ए पर आ गए, टोटल डिस्टेंस कितना होगा। इसके रेडियस, मान लो इसका रेडियस हमने आर दे दिया, तो कितना होगा। यहाँ से चल के फिर यहाँ आ जाएगा तो इसका डिस्टेंस टोटल कितना होगा ना, 2 पाई आर। क्या होता है 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है, सर्कमफ्रेंस होता है ना सर्कल का। सर्कल का सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या होता है कि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वही सर्कल का सर्कमफ्रेंस का होता है। और सर्कल का जितना सर्कमफ्रेंस होगा वही उसका डिस्टेंस। मान लो मैं कहूँ कि मैं यहाँ से चला, एक राउंड घुमा, फिर दूसरी राउंड में यहाँ आके रुक गया, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा। एक बार घूमेगा तो 2 पाई आर, 2 बार घूमेगा तो 4 पाई आर, समझ आ रहा है। और अगर 3 बार घूमेगा तो 6 पाई आर, यानी जितनी बार घूमेगा उतनी बार इसको मल्टीप्लाई कर देना। 3 बार घूमेगा तो 3 से मल्टीप्लाई कर देना, 3 गुणे 2 6 पाई आर हो जाएगा। कोई दिक्कत। और अगर आर की वैल्यू बता दूं मैं कि यहाँ 7 होगा, तो तुम बता नहीं सकते हो। मान लो पहले एक राउंड का पूछ कि भाई मैंने यहाँ से दौड़ा और दौड़ करके वापस यहाँ पे आके रुक गया, तो बताओ मेरा कितना डिस्टेंस, मैंने कितना डिस्टेंस चला या दौड़ा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये क्या हो जाएगा 22/7 इंटू रेडियस की वैल्यू 7, आर की वैल्यू 7 कट जाएगा 44। और मान लीजिए हमने मीटर में लिखा, ये भी किसमें आ जाएगा, यानी 44 मीटर दौड़ा। समझ आ रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको याद रखना, दिमाग में रखना, इसको घर पे जाके लिख लेना कॉपी में, ठीक है। यही क्वेश्चन लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैं यहाँ था, यहाँ से दौड़ के फिर यहाँ आ गया, यहाँ से चला दौड़ करके यहाँ आ गया, तो बताओ डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। फिर मैं यहाँ से चला और फिर यहाँ दौड़ा, फिर यहाँ एक बार और आके दौड़ गया, तो फिर 0। क्यों, क्योंकि जहां से चला था और जहां आके रुका है वो एक पॉइंट है, इसलिए इनिशियल और फाइनल कोई डिसाइड नहीं कर सकते। इनिशियल कहाँ है फाइनल क्या है ये बताना भी उसके लिए, क्योंकि वो सिंगल पॉइंट है और सिंगल पॉइंट इतना छोटा होता है कि हम उसके बीच का डिस्टेंस ना मिल पाए, इसलिए वो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर अगर मैं पूछ दूं बच्चा कि डिस्टेंस बताओ जब इस सर्कुलर पाथ का 1/3 भाग में कवर कर दिया, तो बाहर चला गया, सोचने के बाहर चला गया, ठीक
ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, ट्राई कर सकते हैं। जैसे मान लो ये है, ठीक है, 4 भाग में इसको डिवाइड करो, कितना का 1/4 भाग में, थोड़ा सा आसान है, 1/4 का, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ दौड़ के आया तो बताओ कितना डिस्टेंस चला। देगा नहीं तो तुम लोग पढ़े हो, तो देखो इसमें किया क्या जाता है ना, हम एक चीज को जानते हैं, क्या जानते हैं, फिर 2/r आ जाएगा तो उसको डिवाइड कर देंगे। देखो आसान, एक बार सुनोगे ना तो ये यहाँ से घूमेगा और फिर यहाँ घूम के आएगा तो कितना डिग्री घूम लेगा, कोई संदेह? अच्छा, अगर यहाँ से घूम के यहाँ आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2πr के बराबर। अगर कोई व्यक्ति 360 डिग्री घूमेगा उस सर्कल पर, तो उस सर्कल का अगर रेडियस थोड़ी देर के लिए r = 7 मान लूं, तो इस कंडीशन में कितना डिस्टेंस चलेगा ना, 360 डिग्री अगर कोई व्यक्ति घूमेगा तो 2πr घूमेगा। मतलब कि अगर यहाँ से 1 डिग्री एंगल की वैल्यू निकालूं, कितने डिग्री की वैल्यू, 1 डिग्री, तो इसको 360 से डिवाइड कर दूं, 360 से 360 एक बार में कट जाएगा 1 डिग्री की वैल्यू। अगर 360 से इधर डिवाइड किया तो इधर भी क्या करना पड़ेगा, 360 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी तो दोनों तरफ बराबर होगा इक्वेशन। तो देखो ये आ गया। अब 1 डिग्री में व्यक्ति कितना दूरी दौड़ेगा, 2πr/360 दौड़ेगा ना। अब मैं तुमसे पूछ दूं कि भाई यहाँ से यहाँ दौड़ा है तो ये एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री में चाहिए तो इधर भी 90 मल्टीप्लाई कर लो और इधर भी 90। सुना रहा है, 9 चौके 36, 4 बार में कट जाएगा और ये कितनी बार में कट जाएगा, इस रेडियस की वैल्यू 7 है, देख लो यहाँ क्या आ जाएगा, 90 डिग्री इंटू 1 डिग्री क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, और ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7। सुना रहा है, मेरे में दिखाई नहीं दे रहा है यहाँ, यहाँ क्या हो जाएगा, फिर यहाँ तो कुछ बचा नहीं है, यहाँ क्या बचेगा, 1/2 बचेगा ना, अरे नीचे 2 बचेगा, चाहे इसको 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। पाई की आर की वैल्यू तो रखना पड़ेगा, आर की वैल्यू 7 हो जाएगा, आर की वैल्यू, और नीचे क्या है 2 है, ठीक है ना। ये कट जाएगा हमारा 11 टाइम में, ये कट जाएगा 1 टाइम में, आंसर क्या आ जाएगा 11, यानी ये आ जाएगा 11 मीटर। अगर इसको हमने मीटर तो ये सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन था तुम्हारे लेवल का। अब इससे हार्ड क्वेश्चन तुम्हारे में कभी नहीं आएगा, क्लास 9th का इससे हार्ड क्वेश्चन। अब मैं बोल दूं कि यार मैं इसका 3/4 भाग कवर कर दिया। 3/4 मतलब ये एक भाग हुआ, फिर ये दूसरा भाग हुआ, फिर ये तीसरा भाग हुआ, मतलब यहाँ आ गया, मैं यहाँ से चल के यहाँ आ गया, मेरा डिस्टेंस कवर कितना हो जाएगा। तो एंगल नाप लो, 90 90 90, 9 3 27, 270 डिग्री कवर किया ना। तो हमें क्या पता है, हमें एक बात पता है कि अगर 1 डिग्री चलूंगा तो 2πr/360 कवर होगा, और कितना डिग्री चाहिए हमें, 270। तो 270 इधर मल्टीप्लाई कर लूंगा और 270, ये 0 0 कट जाएगा, 9 से 9 3 27, 9 चौके 2 एकम जा 2, 2 दूना के 4, ये 270 डिग्री के लिए कितना आ जाएगा बच्चा, πr 3 हो जाएगा, ये 3 × πr, 3πr/ रेडियस 7 था, रख लो, कितना हो जाएगा 3 × 22/7, 22/7 इंटू आर की वैल्यू 7 और नीचे डिवाइडेड बाई में ये 2 नीचे, ये 2 से तो 11 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 × 33 ना, 33 बीच, समझे। बस अब इससे हार्ड क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं पूछा जाए, बस सर ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, पढ़ाना होगा इसमें क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए कुछ मतलब नहीं है, लेकिन पॉपुलर